जी हाँ, मैदाने जंग से आज कई बड़ी खबरें हैं जिनसे आपको कराना है वाकिफ। और सबसे बड़ी खबर तो ये कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ चीन का चक्रव्यूह सामने आया है। मुस्लिम देशों के साथ जिनपिंग कैसे पींगे बढ़ा रहे हैं और इसका अंजाम आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पर क्या पड़ सकता है, ये आज आपके होगा सामने। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। चीन की बात की जाए, 4 इस्लामिक देश और ओआईसी महासचिव के साथ बैठक कर रहा है। दुनिया समझ सकती है मिडिल ईस्ट में शांति के नाम पर चीन का आखिर असली एजेंडा क्या है। जी हाँ, चीन के एजेंडे पर रखनी होगी नजर, ये कैसा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। दूसरा, अल शिफा हॉस्पिटल में टनल का वीडियो सामने आया है। आईडीएफ ने यह खुलासा किया है, अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर की टनल को दिखाया गया है और टनल का वीडियो दिखाकर आईडीएफ ने हमास को एक्सपोज करने की पूरी कोशिश की है। और इन सब के बीच राहत की खबर बंधकों को लेकर आई है। बताया गया है कि इजराइल और हमास में इस पर डील अंतिम दौर तक पहुंच गई है। जी हाँ, लेकिन डील की पहले खबर आती है, फिर खबर को खारिज किया जाता है। अब फिर यह खबर आ रही है कि डील हो रही है। क्या होने वाला है, इस पर रखनी होगी नजर। वहीं आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में गहरे तनाव की बुनियाद भी बखूबी पड़ रही है। ईरान के लिए इजराइल की चेतावनी बेहद गंभीर है। और इसके अलावा फ्रांस से खबर यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फोन पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और हम समझेंगे कि मैक्रो की गाजा पर अपनी पुरानी सोच से यू टर्न है या फिर मजबूरी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं समीर। जी हाँ, बड़ी खबर सबसे पहले चीन के रुख से जुड़ी हुई, ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। मुस्लिम देशों की गोलबंदी में जुटा है कौन? चीन। फिलिस्तीन पर मुस्लिम देशों के साथ की जा रही है मीटिंग। चीन में चार मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री, फिलिस्तीन अथॉरिटी भी बैठक में शामिल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बैठक में क्या करने की मंशा है और चीन क्या करने वाला है। आज हम आपको यही बताने की करेंगे कोशिश। जंग का समाधान ढूंढने के नाम पर यह बैठक अंजाम दी जा रही है। बातें तो ऊपर से शांति की जा रही हैं, लेकिन इस मीटिंग में दरअसल होने क्या वाला है, क्योंकि यही चीन रूस के साथ खड़ा नजर आता है, रूस ईरान के साथ खड़ा नजर आता है और ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में जंगी चिंगारियां सुलगाने को बेताब नजर आता है। तो ये समीकरण कैसे बन रहे हैं, इस पर नजर रखनी होगी। और देखिए समीर, ये सब कुछ तब चीन कर रहा है जब अभी हाल ही की जो बाइडेन से जब मुलाकात हुई थी तो चीन को बतला दिया गया था कि वो इन सब से थोड़ा सा दूर रहे। आइए अब देखते हैं कि चीन के साथ मीटिंग में जो देश शामिल हो रहे हैं आखिर वो कौन कौन से हैं और इस वक्त ये देश क्यों काफी अहम हो जाते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच। बिग वॉल के जरिए यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वॉर पर चीन की इस्लामी मीटिंग का मतलब क्या है, बैठक में शामिल कौन है, फिलिस्तीन अथॉरिटी, इजराइल हमास विवाद में यह भी एक पक्ष है। अहम क्यों है, सऊदी अरब इस्लामिक वर्ल्ड का कद्दावर देश है, ये जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल सही बात है। और सऊदी अरब और ईरान में भी एक तरह की टसल हम देखते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा कौन बनेगा। बैठक में शामिल है जॉर्डन, इजराइल का विरोधी देश है ये। मिस्र का अगर सवाल जहां तक है तो मौजूदा विवाद में कहीं ना कहीं मिस्र भी एक पार्टी है। गाजा से बिल्कुल बॉर्डर लगता है, जो भी राहत सामग्री पहुंच रही है वो राफा क्रॉसिंग के जरिए पहुंच रही है। इसके अलावा इंडोनेशिया एशिया का एक प्रभावी मुस्लिम देश है और ओआईसी के महासचिव के तौर पर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के प्रतिनिधि के तौर पर भी इसे देखा जाता है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि कैसे समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। चीन के इस रुख के सामने आने के बाद क्या होगा, इस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, इस पर पूरी दुनिया की नजर है, खास तौर पर वेस्ट टकटकी लगाकर देख रहा है। आइए अब मीटिंग को लेकर चीन के घोषित और अघोषित एजेंडे पर नजर डालते हैं। चीन के दिखावे क्या है और इरादे क्या है। पहले चीन के दिखावे पर हम बात कर लेते हैं और साथ साथ इरादे। देखिए, दिखावा क्या है, मिडिल ईस्ट में तनाव कम करना, यह दिखावा है। इरादा क्या नजर आ रहा है, मिडिल ईस्ट की अशांति का लगातार फायदा उठाना चाहता है। यह चीन की चाल से वाकिफ है। बिल्कुल, संघर्ष कम करने के रास्ते तलाशना, दिखावा और इरादे क्या, मुस्लिम देशों को इजराइल पर एकजुट करना, इजराइल के खिलाफ एकजुट करना। दिखावा क्या है, नागरिकों की मुश्किलों पर बात करना, लेकिन इरादा क्या है, इलाके में यूएस के मुकाबले बढ़त बनाना। यह साफ तौर पर चीन करता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, दिखावा यह भी कि फिलिस्तीन का स्थायी समाधान ढूंढना अब होगा और उसके लिए चीन आतुर है। इरादा है अरब इस्लामिक वर्ल्ड से ज्यादा तालमेल बढ़ाना और
अपनी ताकत बढ़ाना। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सॉय साहब, चीन के इस रुख को, इस चालबाजी को आप कैसे आंकते हैं ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? मुस्लिम देशों को और फिलिस्तीन अथॉरिटी को साथ लेकर क्या करने की मंशा है? बिल्कुल ऐसा है। देखिए कि चाइना एक तरह से काफ़ी अहम रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है मिडिल ईस्ट में। पहले ही ईरान के साथ इनके अच्छे संबंध हैं और तकरीबन $400 बिलियन का उनका समझौता है 25 साल का ऑयल सप्लाई का, और ईरान को इसके बदले में वो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में मदद देगा। दूसरी बात यह कि उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान की भी मीटिंग करवाई थी, वहाँ पर भी उनकी बातचीत करवाई थी। तो चीन लगातार कोशिश कर रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल रिच इलाका है, और जहाँ से भी सभी की इकॉनमी इसके ऊपर डिपेंड करती है, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो, रशिया हो। यही कारण है कि हर देश उसको कंट्रोल करना चाहता है। अब ये 4 देश जो उन्होंने बुलाए हैं, जॉर्डन और इजिप्ट, आप देखिए उनका सीमावर्ती देश हैं। इसके अलावा जो इजिप्ट और इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण देश हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं, जैसे आप ठीक कह रहे थे, कि इनकी कोशिश है कि इनमें किस प्रकार से तालमेल इनके साथ ज़्यादा बिठाया जाए, दोस्ती ज़्यादा बिठाई जाए, अमेरिका का प्रभुत्व वहाँ पर कम किया जाए और अपनी एक तरह से लीडरशिप को कायम किया जाए मिडिल ईस्ट में। क्योंकि लंबे समय का जो फ़ायदा चीन यहाँ पर उठाना चाहता है, एक ऑयल के साथ बेटर डील करना चाहता है, और कहीं ना कहीं इजराइल को भी नीचा दिखाने की कोशिश होगी, अमेरिका को नीचा दिखाने की कोशिश होगी। क्योंकि अमेरिका के साथ जिस तरह से चीन साउथ चाइना में सी में परेशान है, ताइवान को लेकर अमेरिका के साथ तनातनी है, और अभी सैन फ्रांसिस्को में जो मीटिंग हुई थी वो टोटली फेल हो गई थी दोनों के बीच में कई मुद्दों के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ देखते हुए देखा जाए तो चीन की लगातार कोशिश है। बिल्कुल, और सर वो भी हमें दिखावा नजर आता है जो सैन फ्रांसिस्को में मिडिल ईस्ट को लेकर और मौजूदा युद्ध को लेकर चिंता जाहिर की गई थी शी जिनपिंग की तरफ से। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायली रक्षा मंत्री का ईरान पर बड़ा आरोप, युद्ध भड़काने में लगा है ईरान। योव गैलेंट की तरफ से कहा गया, ईरान को सही समय पर हम जवाब देंगे। युद्ध अब कई फ्रंट पर फैल चुका है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट की तरफ से बहुत बड़ी बात कही गई ईरान को लेकर कि सही वक्त आएगा तो हम अब ईरान को भी जवाब देंगे। और आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं कि इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने और क्या कुछ कहा है। कई इंपॉर्टेंट बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। ईरान से बदला लेगा इजराइल, वो ईरान जो लगातार इस युद्ध को भड़काने का काम कर रहा है, उस पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि इस युद्ध को आगे बढ़ाने में ईरान अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। प्रॉक्सी कौन? हूती आप गिन लीजिए, हिजबुल्लाह गिन लीजिए और हमास भी। युद्ध मल्टी फ्रंट जंग में तब्दील हो चुका है, यह साफ तौर पर कहा गया है। पिछले कुछ दिनों में इनके हमले तेज हुए हैं, यह बताया गया है। इराक, सीरिया और यमन से ईरान की शह पर इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है, हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ईरान की करतूतों पर हमारी पैनी नजर है, यह कह रहे हैं इजराइल के रक्षा मंत्री। और साथ ही क्या बोल रहे हैं योव गैलेंट, हमें पता है कब और कहां पर जवाब देना है, तो यह बयान दिया गया इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर भी हैं। ओपी तिवारी सर, क्या इसका मतलब है कि योव गैलेंट अब साफ बोल रहे हैं कि हमास के खात्मे तक अब इजराइल रुकने वाला नहीं है, आगे वो सारे हमले होंगे, वो सारे टारगेट्स होंगे जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो या फिर इसके बाद ईरान हो? करुणा, देखिए इजराइल ने पहले भी प्रूफ कर चुका है कि वो जो डिसाइड करता है वो करता है। इस वाली वॉर में थोड़ा समय तो लग रहा है, बिकॉज कई इसमें कारण है, क्योंकि वो सिविलियन पॉपुलेशन है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, लोगों पर नुकसान होगा, जिसको ये हमास ढाल बना कर लड़ रही है। जहाँ तक ये वार्निंग ईरान के लिए है, ये कोई ऐसा वॉर नहीं होगा, बट ईरान के कई ऐसे एसेट्स हैं जो सीक्रेटली इजराइल डिस्ट्रॉय कर सकता है और करेगा भी। अगर इसका इंडिकेशन ये दे रहा है कि ईरान हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लड़ाई भले ही ना हो लेकिन तुम्हारा न्यूक्लियर एसेट्स हो या अलग एसेट्स हो, बहुत स्ट्रेटेजिक एसेट्स हो, किसी तरीके से जिस टैक्टिक्स में ये इजराइल एक्सपर्ट है वो हो सकता है यूटिलाइज करे ईरान को, कि वो ख़त्म करे ताकि उसकी पावर और जितना कम हो सके। जिस तरीके से ये तीनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेबनान में, सीरिया में, यमन में, सबकी हेल्प करके इजराइल को तंग करा, तो ये इजराइल का ईरान के लिए एक इंडिकेशन है कि तुम अपने आप को पूरे रूप से सुरक्षित मत समझो, तुम्हें सपोर्ट करने वाले और कोई नहीं है। जिस तरीके से इराक को
इराक को अमेरिका ने डिस्ट्रॉय किया, वैसी हालत ईरान की भी हो सकती है। ईरान को ही समझना चाहिए। ईरान के जैसे भी आइसोलेटेड अटैक्स अमेरिका ने भी अपने लॉन्च करके और इजराइल ने भी लॉन्च करके बीच में तबाह किया है, तो उसका बदला लेने के लिए ईरान इस डायरेक्टली सपोर्ट करता है। तो ये ईरान के लिए इंडिकेशन है कि आप पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हैं। सामने भरी लड़ाई ना हो, बाकी आपके हम एसेट्स डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके बदले पर, जिसके बलबूते पर आप लोगों की सपोर्ट कर रहे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इस बीच जो बड़ी खबरें इस वक्त गाजा से हमारे पास आ रही हैं, जल्दी से उनका भी रुख करते हैं, क्योंकि इस वक्त जबरदस्त हमले हो रहे हैं। अल शिफा हॉस्पिटल में जो सुरंग मिली है उसे लेकर आईडीएफ ने कई बड़े दावे किए हैं। वो दावे क्या हैं? सुरंग में हमास के ठिकाने का दावा किया गया है। हॉस्पिटल में मिली हमास की सुरंग वीडियो के साथ आईडीएफ ने सबूत जारी किए हैं। सबूत क्यों जारी किए गए ये भी समझिए, क्योंकि हॉस्पिटल पर हमले के बाद पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की कि इतने सारे मरीजों की जान को जोखिम में डालकर यह ऑपरेशन क्यों अंजाम दिया गया। अब अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर की सुरंग का वीडियो जारी किया है आईडीएफ ने। तो आइए अब देखते हैं कि जो सुरंग को लेकर इजरायली फोर्स ने और क्या दावा किया है। वीडियो फुटेज बकायदा सामने आया है। अल शिफा अस्पताल में टनल है, एक शेड के नीचे टनल का रास्ता मिला, एंट्री पॉइंट। टनल में कई हथियार और विस्फोटक भी मिले हैं। टनल के अंदर हमास के व्हीकल भी मौजूद थे। जी हां, दावा तो यही किया गया है। टनल 10 मीटर गहरी और 55 मीटर लंबी है। टनल में बेहद खास किस्म के सुरक्षा दरवाजे लगाकर रखे गए थे। दुश्मनों को टनल में घुसने से रोकने का इंतजाम किया गया था। और आईडीएफ ने पहले यह भी कहा था कि यहां पर मुमकिन है अल शिफा अस्पताल के बंकर में, टनल में बंधकों को छुपा कर रखा गया हो, लेकिन बंधक तो यहां से कोई रिकवर हो नहीं पाए इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद भी। तो कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक और अस्पताल में हमास के सेंटर के सबूत मिले हैं। अल फ्रंतीसी अस्पताल में हमास के लड़ाके नजर आए। इस बात का दावा सीसीटीवी फुटेज से। आईडीएफ का बड़ा दावा, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास के लड़ाके नजर आए हैं। संजय सॉय साहब, आप भी इन तस्वीरों को बड़े गौर से देख रहे थे, मैं आपको देख रहा था। दोनों ही तस्वीरें जो आईडीएफ की तरफ से जारी की गई हैं, जो सवाल इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऊपर खड़े हुए कि भाई अस्पताल के अंदर दाखिल होकर आप इतने मरीजों की जान ले रहे हैं, इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं इस बिना पर कि हमास के सेंटर्स यहां पर हो सकते हैं, ये दोनों वीडियोस क्या उन सवालों का जवाब देते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि ये दोनों तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्योंकि जो फिलिस्तीनी मीडिया या हमास का जो मीडिया है वो कह रहे हैं ये प्लांट किए गए हथियार वगैरह। मैं मानता हूँ हथियार प्लांट कर सकते हैं, लेकिन टनल तो प्लांट नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो उनका हेडक्वार्टर है वो तो प्लान नहीं किया जा सकता। या अंदर से जो फायरिंग की आ रही थी वो क्या मरीज कर रहे थे या वो डॉक्टर कर रहे थे फायर। तो ये सब चीज़ें देखते हुए यहाँ तो मैं ये मानता हूँ कि इजराइल ने काफ़ी कंट्रोल रखा है। मानता हूँ आर्टिकल 19 ऑफ जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से अस्पताल पर हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर अस्पताल के अंदर से आपके ऊपर फायर आता है या आपके ऊपर अटैक किया जाता है, फिर वो उसके ऊपर ये आर्टिकल लागू नहीं होता है। और इजराइल ने काफ़ी पूरे टैंक्स वगैरह लगे हुए थे, चाहते तो पूरा फायर करके बर्बाद कर देते, लेकिन उसमें बहुत मरीजों की जान जाती, डॉक्टरों की जान जाती, इनोसेंट लाइव्स लूज होती। अभी काफ़ी कंट्रोल से इन्फेंट्री के द्वारा रिस्क लेते हुए ऑपरेशन किया, इसी वजह से धीरे धीरे ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक भी सर्च पूरी नहीं हुई है, क्योंकि एक एक कमरे को एक एक देख के कहीं आईडी ना लगाओ, और हथियार छुपाने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे हमारा मशीन के पीछे छुपा दिया, एक्सरे के पीछे छुपा दिया, तहखाने में छुपा दिया, बहुत जगहों पे हथियार छुपाए हुए। तो ये मैं मानता हूँ कि काफ़ी इसमें जो आरोप प्रत्यारोप है उसको देखते हुए इजराइल ने काफी कंट्रोल से काम किया है। ठीक है संजय सोइसर, और इजराइल ने काफी हद तक खुद के हमले को जस्टिफाई करने की बात भी यहाँ पर देखी जा रही है, कोशिश की है, क्योंकि लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। बंधकों पर डील में बड़ी कामयाबी की जानकारी। बंधकों को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान। दोनों पक्षों के बीच मतभेद कम हुए हैं। एक सप्ताह से जारी है बंधकों पर बातचीत। हालांकि इससे पहले कल यह अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि जो खबर आ रही है कि बंधकों पर बात बनी है उससे इंकार किया था, लेकिन अब अमेरिका फिर से यह बोल रहा है कि बंधकों पर बात आगे बढ़ी है। कई जो मतभेद थे वो कम हुए हैं। बीते एक हफ्ते से लगातार 240 से ज्यादा बंधक जो इस वक्त हमास के चंगुल में, उन्हें छुड़वाने की कोशिशें जारी है।
तो देखिए, बंधकों का जो मसला है वो बहुत पेचीदा नजर आ रहा है। आइए देखते हैं कि अमेरिकी डिप्टी एनएसए ने बंधकों के मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, क्या स्पेसिफिक जानकारी बंधकों से जुड़ी वो शेयर कर रहे हैं, उस पर एक जल्दी से नजर डालते हैं इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए। बंधकों पर डील क्या लॉक हो गई है? बंधकों की रिहाई पर मतभेद अब काफी कम हो गए हैं, ये जॉन फिनर कह रहे हैं। अब कुछ मामूली सी चीजों पर रजामंदी बाकी है, बाकी जो मोटी मोटी चीजें थी वो तय हो गई हैं। मुद्दा बहुत संवेदनशील है, इसलिए अभी इस डील की डिटेल साझा नहीं की जा रही है, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा जॉन फिनर और क्या बोल रहे हैं? अधिकारी बंधकों को लेकर दिन रात काम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं ताकि रिहाई संभव हो। बंधकों का मुद्दा बाइडेन की प्राथमिकताओं में शामिल है, लगातार इस तरफ कोशिशें हो रही हैं। अभी रिहा होने वाले बंधकों की संख्या हम बता नहीं सकते, यानी अभी यह क्लियर नहीं है समीर कि कितने होंगे, 50, 60, 70 या सभी। बिल्कुल सही बात है, और अमेरिका की हमास से कोई सीधी बात नहीं हुई है, यह भी वो क्लियर करते हैं। मध्यस्थों के जरिए बंधकों पर बात हो रही है, और जहां तक मध्यस्थ का सवाल है, हम सब ये जानते हैं कि कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है बंधकों की रिहाई के लिए, और 4-5 जो बंधक छोड़े गए उसके लिए भी कतर ने यह कहा कि वो हमारी मध्यस्थता की वजह से मुमकिन हो पाया है। CIA, मोसाद भी इसमें जुटे हुए हैं। डील की जा रही है हमास के बड़े नेताओं से, लेकिन खास बात यह है कि कोरोना की उसी हमास के खात्मे की बात भी इजराइल कर रहा है, जिससे डील हो रही। बिल्कुल, और आइए अब आपको यह भी दिखाते हैं कि बंधकों पर डील को लेकर किसने क्या कहा है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। बंधकों पर डील, लेकिन सस्पेंस बरकरार है। कतर के प्रधानमंत्री, बंधकों की रिहाई से जुड़ी चुनौतियां अब पहले से काफी कम हुई है, यह कतर के प्रधानमंत्री बोल रहे। वॉशिंगटन पोस्ट में क्या कहा गया? 5 दिन के लिए सीजफायर की शर्त पर दर्जनों महिलाएं और बच्चे छूटेंगे, यानी यह बात साफ है, ऐसा इंडिकेशन है समीर कि अगर छूटेंगे तो प्राथमिकता होगी महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। बिल्कुल, और अमेरिकी स्पोक्स पर्सन एड्रिनी वॉटसन का क्या कहना है? डील पर पहुंचे नहीं है, लेकिन इसके लिए पूरी कोशिशें जारी हैं, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कई गलत सूचनाएं आ रही हैं, अभी तक कोई डील हुई ही नहीं है। तिवारी साहब, हो क्या रहा है बंधकों को लेकर? सबसे बड़ी और चिंताजनक जो बात है बंधकों के मद्देनजर वो ये कि हमास की तरफ से भी कोई वीडियो जारी नहीं किया जा रहा है कि भाई इतने बंधक हमारे कब्जे में हैं, और बंधकों की डील को लेकर तमाम तरह की खबरें आती हैं, जिसे अमेरिका भी खारिज करता है, जिसे इजराइल भी खारिज करता है, और फिर यह भी खबर छन कर आती है कि डील तो हो रही है, अंदर ही अंदर बातें चल रही हैं। क्या होता देख रहे हैं आप? संदीप, देखिए ये डील किससे हो रही है? हमास की लीडरशिप कौन है? हमास का लीडरशिप भी तो काफ़ी बिखर चुके हैं, किससे बात है? और जो हमास के लड़ाके हैं इतना सफ़र कर चुके हैं, ये क्या सोच रहे हो कि इनकी बातें मानेंगे? नहीं सर, जानकारी तो यही आ रही है कि इस्माइल हानिया जो हमास का चीफ दोहा में बैठा हुआ है, उससे बातचीत चल रही है, कतर मध्यस्थता करा रहा है। वही करा, अगर हानिया से ही बात चल रही है, और हानिया का कितना असर इनके लड़ाकों के ऊपर है? हाँ, बिकॉज ये आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनडिसिप्लिन लॉट है। ये नहीं होता कि हम अपने जनरल की सारी बात मानेंगे जो कहेंगे। और मैं तो ये भी अनुमान लगा रहा हूं कि ये इन्होंने बंधकों को सुरक्षित रखा है कि नहीं रखा है। यही सबसे बड़ा सवाल है सर। इसीलिए इजराइल का ये प्रश्न आ रहा है बार बार। अनलेस ये लोग कोई वीडियो रिलीज कर रहे हैं, वो रिलीज करें कि हमारे पास 240 सुरक्षित हैं, तभी ये बात आगे बढ़ सकती है। अदरवाइज इजराइल अब, लेकिन हमास को भी भरोसा है कि हम रिलीज भी कर देंगे, तो जो इजराइल ने कसम खा रखी हम बर्बाद करके छोड़ेंगे, क्या गारंटी है कि वो आगे लड़ाई नहीं लड़ेंगे? उनको हमास कब्ज करना है। तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ये डील कैसे होगी? अगर बिल्कुल तिवारी सर, और ये आपने बहुत अहम बात कही, 40 दिन से ज्यादा हो गया है। ये बंधक है तो किस हालत में है, कैसी इनकी स्थिति है? क्योंकि अभी हाल ही में एक महिला बंधक जो कि 55 साल की थी, उसका शव बरामद किया गया था, इसने चिंताएं और बढ़ा दी। और एक और बड़ी खबर, बंधकों पर इजरायली अधिकारी का बड़ा बयान। बंधकों के मुद्दे पर जारी है बातचीत, नेतन्याहू के रुख से अलग दिखा यह बयान। हालांकि डील में वक्त लगने की बात कही गई, इजरायली अफसर ने सीजफायर की टाइमिंग को हालांकि नकारा है। तो आप देखिए, नेतन्याहू के रुख से बिल्कुल अलग इजरायली अफसर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बंधकों के मुद्दे पर बातचीत जारी है, हालांकि इजराइल अभी ऐसी किसी बातचीत से या फिर ऐसी किसी भी डील से इंकार करता हुआ ही नजर आया है। बयान, आइए देखते हैं कि बंधकों पर डील में सीज फायर का कांटा आखिर क्यों फंसा हुआ है।
डील में सीज फायर का रोड़ा, इसका जिक्र क्यों हो रहा है, कहां पर पेच फंस रहा है? डील के तहत 5 दिन के सीज फायर की चर्चा की गई है। कहा गया है कि 5 दिन का युद्ध विराम करना होगा, लेकिन इसमें डर यह है कि हमास अपने आप को रीग्रुप कर सकता है। सीज फायर की टाइमिंग भी बताई जा रही है। इजराइल सीज फायर करने पर सहज नहीं है, वो नहीं चाहता कि सीज फायर इस मोड़ पर हो जंग के। इजराइल की चिंता यही है कि रीग्रुप हो सकता है, हमास अपने आप को फिर शक्तिशाली बना सकता है और फिर हमले का डर रहेगा इजराइल पर। बिल्कुल समीर, और क्या जानकारी? आईडीएफ को मिल रही कामयाबी में ब्रेक की भी बहुत बड़ी चिंता है। तो ये जानकारी, ये जो चिंता है वो सीजफायर को लेकर जाहिर की गई। संजय सोई सर, सवाल यहां पर यह उठता हुआ नजर आ रहा है कि पहले ही वॉर कैबिनेट में क्लियर किया गया था कि जो फोकस है वो बंधकों की रिहाई से ज्यादा हमास के खात्मे पर होना चाहिए, और अब सीजफायर को लेकर यह डर जताया गया कि बंधक तो छूट आएंगे, लेकिन सीजफायर होता है तो हमास फिर से ताकतवर हो सकता है। क्या इस शर्त पर राजी हो पाएगा इजराइल? नहीं, ऐसा है कि इजराइल ने इस समय जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसके हिसाब से हमास की काफी हद तक कमर तोड़ दी है। हालांकि आप देखिए अभी भी नॉर्थ गाजा में अभी लड़ाई चल रही है। 5-6 दिन पहले इजराइल ने कहा था हमने नॉर्थ गाजा पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी आपने देखा बम्बार्डमेंट अभी भी हो रहा है, तो टाइम लगेगा। दूसरी बात यह कि होस्टेजेस वाली जो बात है वहाँ पर अब हमास को उस लेवल पे ले आए कि वो बातचीत के लिए तैयार है, और उनकी डिमांड का लेवल भी थोड़ा कम हो गया। कोई 50 होस्टेज को छोड़ने की जिस प्रकार से बात हो रही है, तो यहाँ पर मेरा ये विचार है कि एक तो वो शायद विदेशी बंधकों को छोड़ेंगे जिसमें कोई ओल्ड और औरतें होंगी, इजरायली बंधकों को शायद सबसे लास्ट में छोड़ा जाएगा। दूसरी बात तो वो अभी भी बचे रहेंगे, तो उसके बाद भी इजराइल एक तरह से अकेला महसूस करना शुरू हो जाएगा। तो यही कारण है कि वो चाह रहे हैं कि सभी बंधकों को छोड़ा जाए। दूसरा, इनका अटैक का मोमेंटम बना हुआ है। इस समय में सेना पूरी शक्ति से हमले कर रहे हैं, एक के बाद एक हमले कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ अगर रुक जाते हैं तो यहाँ पर हमास को दोबारा से अपना कमांड कंट्रोल हासिल करने में, उनके फाइटरों को हौसला अफजाई करने का मौका मिल जाएगा। और जो इजराइल नहीं चाहता, वो जो उनको सफलताएं मिल रही हैं उसी को आगे बढ़ते उनके लीडर्स को। सही बात है संजय सोय साहब, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यही है कि जो 240 बंधक जिनका जिक्र बार बार हो रहा है, उनमें से कितने अब जिंदा हैं ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि हमास की अल-कसाम ब्रिगेड के उन कमांडर से हमास के लीडरान का संपर्क ही नहीं हो पा रहा है जिन पर इन बंधकों की सुरक्षा का जिम्मा था। ये खुद अल-कसाम की तरफ से बताया गया है। कितने बंधक जिंदा हैं इस बारे में कोई जानकारी हमास की तरफ से शेयर नहीं की गई है। तो कई चिंताएं भी हैं। इंडोनेशियाई अस्पताल की घेराबंदी की गई है, इंडोनेशियाई अस्पताल के आसपास पहुंच गए हैं इजरायली टैंक, अस्पताल के आसपास इजराइल की सेना तैनात कर दी गई है। क्या अब अल शिफा के बाद इंडोनेशियाई अस्पताल के ऊपर भी बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है? बड़े पैमाने पर यहां भी रेड मारी जाएगी और किया जाएगा हमला? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तस्वीरें आप देखिए, इंडोनेशियाई अस्पताल की कैसे घेराबंदी कर दी है इजराइल ने, और यहां तमाम इजरायली टैंक्स पहुंच गए हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए, इजरायली टैंक्स आपको यहां पर कतार से नजर आ रहे हैं, और यहां पर आपको इंडोनेशियाई अस्पताल की जो इमारत है वो नजर आ रही है। और अब बताया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से कि यहां पर हमास के लड़ाके हो सकते हैं, इसलिए उत्तरी गाजा का एक और बड़ा अस्पताल अब सीधे तौर पर टारगेट पर है आईडीएफ के। जी हां, और ऐसी ही तस्वीरें अल शिफा अस्पताल के बाहर से भी सामने आई थी जब वहां पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। वहां भी टैंक पहुंच गए थे। अब इंडोनेशियाई अस्पताल के बाहर भी टैंक पहुंच गए। हमले से अस्पताल में देखिए तबाही की खबर सामने आ रही है। इंडोनेशियाई अस्पताल में भी तबाही मची है। इजरायली सेना के हमले से इंडोनेशियाई अस्पताल के अंदर की क्या हालत हुई है, ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने आ गई। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, अब तस्वीरें उसकी तस्दीक करते हुए हमले के बाद अस्पताल में जबरदस्त तबाही मची है। हालांकि जो तस्वीरें अभी सामने आई हैं उसमें कोई मरीज नजर नहीं आ रहा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, हमास पार समंदर से भी इजराइल का प्रहार हुआ है। शीटैट-3 के लड़ाकू विमानों ने हमास के ठिकानों को टारगेट पर लिया। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कवर लगातार मिसाइल शिप फाइटर के जरिए दिया जा रहा है। ये तस्वीर आप जरा देखिए, समंदर के जरिए कैसे लगातार जो भूमध्य सागर है वहां से हमास के ठिकानों पर फायर किया जा रहा है, और ताकि जो इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन में उसको कवर दिया जाए।
और लगातार हम देख रहे हैं कि गाजा पर इजराइल के हमले और तेज होते नजर आ रहे हैं। स्ट्रैटेजी क्या है ये समझना होगा, क्योंकि जो आंकड़ा है वो भयावह है। गाजा में अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जंग में अब तक 30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मृतकों में करीब 9,000 महिलाएं और बच्चे हैं, यानी मरने वालों की कुल संख्या गाजा में अगर देखी जाए तो 2/3 महिलाएं और बच्चे हैं। भारी संख्या में जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, वो भी इस जंग में पिसते नजर आ रहे हैं। और आइए अब देख लेते हैं कि गाजा में जंगी त्रासदी से जुड़ी पूरी डिटेल क्या निकलकर सामने आ रही है। गाजा में अभी तक 13,000 से ज्यादा मौतें हो गई और सबसे ज्यादा संख्या इसमें आम नागरिकों की बताई जा रही है। मरने वालों में सबसे अधिक कौन है? बच्चे हैं, महिलाएं हैं। बच्चे कम से कम 5,500 बच्चों की मौत समीर हुई, जो बेहद दुखद। बिल्कुल, और महिलाओं का आंकड़ा भी देखिए करुणा कहां पहुंच रहा है। 3,500 महिलाएं सिर्फ मारी गई हैं। घायल लोगों की संख्या 30,000 से ज्यादा है। अस्पतालों का आलम तो आप देख ही रहे हैं। दक्षिण गाजा में मौत और बढ़ने की आशंका है। उत्तर के बाद दक्षिण में आईडीएफ का ऑपरेशन शुरू हो गया है। तिवारी जी, इस स्थिति को आप कैसे देखेंगे? क्या इसे किसी भी लिहाज से नॉर्मल माना जा सकता है? क्योंकि नॉर्थ गाजा तो पूरा बर्बाद कर दिया गया। वहां के लोगों को कहा गया कि आप साउथ गाजा चले जाइए। अब साउथ गाजा के लोगों को यह कहा गया है कि 14 स्क्वायर किलोमीटर का एक इलाका है, वहां पर सिमट जाइए, सिर्फ वहां पर हमले नहीं होंगे। वहां की हालत ऑलरेडी बहुत खराब है। ऐसे में जो आम नागरिकों की जानें जा रही हैं, उसको लेकर दुनिया क्या कंसर्न दिखाती हुई नजर आ रही है, या फिर सब चलता है ये समझकर छोड़ दिया गया? नहीं समीर, ये कंसर्न तो दुनिया दिखाई रही है। कई जगह प्रेजेंटेशन, कोई ये देश जो इजराइल के सपोर्ट में है वो भी स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन इसमें भी इजराइल की एक मजबूरी है। मैं कहूँगा मजबूरी है कि नहीं है। हमास के जो टनल में छिपे हुए हैं, उनको लड़ाके कहो या चूहे कहो, जो छिपे हुए हैं उनको मारने में सफलता नहीं मिल पा रही है। ये हमास के लोग हैं जो हॉस्पिटल छोड़ के अगर हट जाए तो हॉस्पिटल पर कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन होगी इनके इजराइल के पास, तभी तो इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे टैंक से इन्होंने घेर लिया चारों तरफ से। अब ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि जितने भाई मरीज या डॉक्टर हो, आप हट जाओ, निकल जाओ, आपको हम नहीं मारेंगे। लेकिन अगर हमास के लड़ाके ही उनको निकलने नहीं देंगे तो बेचारों को सफर करना ही पड़ेगा। इस तरह हमास की खात्मा के लिए ये अर्बन वॉरफेयर इतना आसान ये जरूरी लग रहा है। सोई सर, बहुत ही संक्षेप में आपसे चाहूंगा, अभी देखिए 13,000 से ज्यादा मौतें हो गए। दक्षिणी गाजा में तो हालात और खराब है। उत्तरी गाजा से लोग यहां पर पहुंचे, मौत का आंकड़ा कहां तक पहुंच जाएगा फिर? नहीं, बिल्कुल, ये वाकई में बहुत अफसोसजनक बात है। जिस प्रकार से बच्चे, औरतें, इतने सिविल कैजुअल्टीज आ रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि वाकई में एक दुख की बात है कि कोलेट्रल डैमेज में आम आदमी इस प्रकार से सफ़र कर रहा है। देखा जाए तो कि खास तौर से इस तरह की जंग में मानवता सफ़र कर रही है, क्योंकि चाहे वो इजराइल के सिविलियन मारे गए हो या पैलेस्टीनियन, इनोसेंट पैलेस्टीनियन मारे जा रहे हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं यही बात है कि दुनिया रोकने की कोशिश कर रही है। एक इजराइल को चेताया भी जा रहा है बार बार, चाहे बाइडेन के द्वारा भी चेताया जा रहा है और बाकी देशों के द्वारा चेताया जा रहा है कि सिविल कैजुअल्टीज आप कम से कम कीजिए। इस तरह का कोलेट्रल डैमेज एक्सेप्ट। बिल्कुल, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारी संख्या में बेकसूर नागरिक भी मारे जा रहे हैं और दावा यह किया जाता है कि हमास मानव ढाल के तौर पर इनका इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए यह हो रहा है। तो इसमें कोई शक तो है नहीं, मानव ढाल के तौर पर तो इस्तेमाल कर ही रहा है। लेकिन क्या इसके बिना पर जस्टिफाई किया जाता है हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देना? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है।